जय भारत। जय आसिम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्राण गीत ऐसा चीज है, कहीं पर हम लोग रहते हैं, मन में अगर गुनगुनाते हैं तो हमारे शरीर के रोए देखिए खड़े भी हो जाते हैं। उनको खुद वो आपको उत्साहित करते हैं कि नहीं, इस प्राण में कुछ जरूर है, इसी वजह से ऐसी शक्ति आती है, ऐसी शक्ति देते हैं। उस परम पिता टीसी सर को धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ कि ऐसे चीज में प्राण गीत हम लोगों को गुनगाने का मौका भी दिए। और आज हमारे महिलाओं का भी दिन है, जो कि महिला में भी शक्ति, इतनी शक्ति होती है कि महिला के शक्ति के साथ पुरुष भी आगे बढ़ सकते हैं। और उस महिला, उस गुरु माता, जो कि मैं उन्हीं के द्वारा बिजनेस तो मैं कर रही थी, मेरी आईडी लगी थी, लेकिन उस गुरु माता के गुरु जो हैं, उन्हीं के द्वारा मैं आज इस बिजनेस में हूँ, जो कि मैं सीख रही हूँ और सीख के आगे कर रही हूँ। जो भी टारगेट मुझे मिलता है, मैं उस टारगेट को हिट करती हूँ और मुझे सम्मान भी मिलता है। हर एक चीज, पैसे भी मिलते हैं, इनकम भी मिलती है, फ्री का प्रोडक्ट भी मिलता है। जो चीज आ जाता है उसे मुझे लेना पड़ता ही है। कहते हैं गुरुदेव देते हैं तो हमें छीनना पड़ता है। कोई चीज को, कोई गुण को, कोई सीखने का, हर एक चीज देने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन लेने वाले कम लोग होते हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा। कोई चीज कड़वा भी होता है, कोई मीठी भी होता है। किसी को मीठी आवाजें निकलती है, किसी को कड़वी आवाजें निकलती। कड़वी में कुछ शब्द बहुत छिपे होते हैं, जो कि हम लोग की जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमारे बीच में अगर दीदी आई हो, गुरु माता पवन कुमारी दीदी, तो हैंडल भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बातों को हमें सीखना है और आगे भी बढ़ना है। और सीख के हम लोग बहुत ऊंचाई तक भी जाएंगे। आज उनके अंदरों को, उनके गुणों को, कैसे उन्होंने कामयाब हुआ, कैसे कितने संघर्ष आए, कितनी इस राष्ट्रीय सिस्टम में कैसे कैसे लोग मिले, कैसे कैसे क्या है, आज हम लोग को सीखना मिला है। और ऐसी दीदी को, ऐसी गुरु माता को कहते हैं कि शिष्य
शिष्य को बुलाने के लिए गुरु होते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद हूँ कि इस गुरु माँ को बुलाने का मुझे मौका मिला है। तो आज बहुत बातें सीखने को मिले, लेकिन मैं उनके लिए 2 बातें बोलना चाहती हूँ। जिसे कहते हैं कि दिल का दिया जलाए बैठे हैं, दिल का दिया जलाए बैठे हैं, आपके आने का आस लगाए बैठे हैं। ना जाने किस रास्ते से आएंगी आप, सब रास्ते फूलों से सजाए बैठे हैं। तो सभी के साथ, सभी गुरु एवं बहनों एवं भाइयों के साथ मैं उस मैम को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि सबका सहयोग, सबका साथ एक साथ है, और तालियों के साथ, वेलकम के साथ। और अगर हमारे बीच में गुरुदेव भी हैं, तो उस गुरुदेव म्यूजिक के साथ बुलाने के लिए मैं सभी का सहयोग लेना चाहती हूँ। तो आइए दीदी, आपका वेलकम एवं स्वागत है गुरु। मोस्ट वेलकम दीदी। पालेंगे खुशियाँ आज हमसे, जीतेंगे दुनिया आज से, पालेंगे खुशियाँ दुनिया में इसका मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। वेलकम दीदी। बहुत बहुत थैंक्स इंद्रावती जी, आपको बहुत बहुत थैंक्स। उपाध्याय जी भाई, आप एकदम अपनी ड्यूटी पर एकदम तैनात रहते हैं। आप सबको, इस पूरे आरसीएम परिवार को मैं नमस्कार करती हूँ, सादर वंदन करती हूँ। इस पर आए सभी भाइयों बहनों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो इधर मतलब अपनी इतनी अच्छी नींद को छोड़कर सुबह सुबह जो है इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और जय आरसीएम सभी बहनों को, सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। सभी लोग यहाँ हमें सुनने के लिए एकत्र होते हैं और जीवन में कुछ न कुछ नया करने के लिए का जुनून लेके जाते हैं। तो सभी भाइयों को एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इंद्रावती बहन जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया इनवाइट किया, उन्होंने मुझे एक छोटी सी लाइन भी अपनी तरफ से सुनाई, उसके लिए एक बार क्लैपिंग चाहेंगे। उन्होंने इतने बढ़िया शब्द पिरोकर हमारे अभिवादन में प्रस्तुत किए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स इंद्रावती जी। मैं सोचती हूँ हमारी सारी बहनें एक दिन ऐसे ही मिसाल कायम करेंगी, एक दिन इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इंद्रावती जी की तरह ऐसे ही अपने आप को पेश करेंगी और अपने लक्ष्य पर काम करेंगी। जो उनका यहाँ पर जो हम इस आरसीएम के लिए आए हैं, इस पर हम 100% काम करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं परिचय की कड़ी में बताना चाहूंगी, मैं पवन कुमारी तिवारी, मैं सुल्तानपुर में एक अनपतगंज ब्लॉक है, उसके एक छोटे से गांव ग्राम सभा एंजर की रहने वाली हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मैं पेशे से एक टीचर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मतलब टीचिंग के साथ साथ मैं अपना घर भी संभाल रही हूँ और आरसीएम बिजनेस को पूरे दिल से अपने एकदम पूरी ताकत लगा के कर रही हूँ। हम हस्बैंड वाइफ अपने जीवन में आरसीएम को एक हिस्सा बना चुके हैं, क्योंकि आरसीएम है तो सब कुछ है। हम लोगों ने आरसीएम को इस तरह से अपने जीवन में पिरो रखा है, इस तरह से अपने जीवन में संभाल कर रखा है कि हमें इसके बगैर जीना नहीं। अगर आरसीएम है तो हम हैं, क्योंकि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हमें सब कुछ, सारी सुख सुविधा, मान सम्मान, शोहरत, धन दौलत, बहुत कुछ दे सकता है। और हम देखते हैं कि क्षेत्र में किसी भी पेशे में आप जाइए, कोई भी ऐसा पेशा नहीं है कि जहाँ पे बहुत आराम है। कुछ लोग कहते हैं कि आरसीएम में बहुत मेहनत है, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता। कोई भी पेशा ऐसा नहीं है समाज में जहाँ कि आराम से हमें पैसे कमाने को मिलता है। वहाँ अभी कल हमारे शिवसागर शुक्ला जी ने लगाया था बिजनेस का और जॉब के बारे में, उन्होंने वहाँ पे देखा तो स्टेटस लगा था कंपैरिजन कि यहाँ पर पैसा अनलिमिटेड है, वहाँ पर एक सीमित पैसा है। यहाँ पर तो उतना ही काम करेंगे, लेकिन उतने ही मतलब यहाँ पर हम कितना भी काम कर सकते हैं और जितना ही काम करेंगे उतना ही पैसा कम, लेकिन वहाँ पर हमें बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन
पैसा एक लिमिटेड रहेगा, जो हमारी सैलरी है उससे ज्यादा हमें पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पर रिस्क है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर रिस्क है। हाँ, रिस्क है, लेकिन यहाँ पैसा अनलिमिटेड है। यहाँ पर मान सम्मान है, शोहरत है। वहां पर रिस्क तो नहीं है। सरकारी किसी भी सरकारी विभाग में जाइए, बिना एक बार है, उसके बाद जो है आराम से बिना रिस्क काम कर रहे हैं, मन कह रहा है कम कर रहे हैं, और इसीलिए सरकारी विभाग काम नष्ट हो चुका है, क्योंकि वहां पर रिस्क नहीं है, पैसा मिलेगा ही, इसलिए लोग काम चोर होते जा रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रिस्क है, वहाँ रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ है, यहाँ पर हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, हम जितनी मेहनत कर लें उतना। लेकिन वहाँ हमसे हमारा बॉस, हमारा जो वहाँ पे है सीनियर, वो मुझसे जितना चाहे काम करा सकता है, क्योंकि हम उसके अंडर में काम करते हैं। वो ओवर टाइम करा सकता है, उसको कुछ भी करा सकता है, लेकिन सैलरी उसकी बंधी हुई है, उससे ज्यादा उसे पैसा नहीं मिलेगा। तो जहाँ रिस्क है वहाँ बहुत कुछ है, बस केवल एक बात है कि वहाँ यहाँ रिस्क है, लेकिन वहाँ पर रिस्क तो नहीं है। लेकिन आप वो चीज नहीं पाएंगे जो हमारे आरसीएम में मिली। आरसीएम में हम मान सम्मान, दौलत, शोहरत, उसके बाद यहाँ पर हमें इनकम कैसे मिलेगी, मतलब यहाँ पर हमें पैसिव इनकम मिलेगी, और उसके बाद ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कंपनी के बारे में कि ये भीलवाड़ा की कंपनी है, जो हमारे नए साथी लोग हैं उनके लिए है कि ये लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई है। हमारी इस कंपनी में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट, हमारी जो कंपनी है वो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। और इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है आसाम, गुवाहाटी, उत्तराखंड, भीलवाड़ा, बहुत सारी जगहों पर है। जो हमारे नए साथी नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए कि हमारी कंपनी बहुत कोई ऐसी कंपनी नहीं है। ये 2000 से काम कर रही है, उसके पहले ये और पहले से ही काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पर कपड़े का कारोबार बहुत पुराना था। लेकिन 2000 से आरसीएम के नाम से ये हमारे बीच में आई है। और हमारी कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग पर काम करती है। हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग पर काम करती है। ये यहाँ पर रोजमर्रा के सामान बनाती है। इसमें हमारे दैनिक क्रिया के जो रोज के सामान है वो बनते हैं। जैसे हमारे मंजन हो गया, हमारा टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, नमक हो गया, धनिया, मिर्चा, नमक, मिर्च, मसाला, मतलब जो कि हम हर दिन उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। ऐसे प्रोडक्ट बनाए, बहुत सारी कंपनियां आई हैं, लेकिन वो मेडिकल से संबंधित सारे प्रोडक्ट बनाती है। जब उस प्रोडक्ट का किसी को जरूरत है, किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो हमारी कंपनी है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और वो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमें रोज काम है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, हमें इसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। हमें उन प्रोडक्टों को यूज करना ही करना है, चाहे वो हम यहाँ से यूज करें, चाहे हम मार्केट से यूज करें। और लेकिन मार्केट वाला वो चीज अभी आगे आपको बताएं कि मार्केट के सामान अगर हम यूज कर रहे हैं, मार्केट से कंपनी के, जो हमारे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या नुकसान है, इससे हमें क्या फायदा है। वो कंपनियां हैं, वो हम दुकान पर चले गए और सामान डायरेक्ट लेके चले आए। हम जब डायरेक्ट सामान लेके चले आए तो शायद एक के लिए उसने कह दिया कि हाँ भैया कोई सामान अच्छा नहीं होगा तो वापस कर देंगे, ले लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी गारंटी लेते हैं। लेकिन हमारी कंपनी है कि पहली बात तो शुद्ध प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद वो 30 दिन की गारंटी लेती है। अगर आपको कोई सामान नहीं पसंद आता है तो आप उसे वापस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पूरा सामान पक्के बिल पर मिल रहा है। हम किसी के पास जाते तो हमें ये सब चीजें उसे बतानी चाहिए, हमारी कंपनी पक्के बिल पर काम करती है। उसके बाद अब देखिए कि हमारी कंपनी जो है शुद्ध सामान के साथ साथ 6 महीने अगर हम लगातार सामान खरीदते हैं, लगातार अगर हम 6 महीने सामान खरीदते हैं तो हमें 7वें महीने गारंटी पीरियड होता है, और 8वें महीने हमें फ्री सामान 1500 पीवी का सामान दे रहे हैं, तो हमें 1500 रुपए का सामान। इसी तरह 17% के हिसाब से हमें वहाँ पर फ्री प्रोडक्ट मिलता है। तो बताइए ये यहाँ में कभी आप बाहर की दुकान से बनिए कि यहाँ से सामान लाए हैं, कभी आपको उसने 1 रुपए भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको फ्री का दिया हो। यहाँ तक कि वो 1 रुपए आपका अपने पास रख लेता, अगर उसके पास 1 रुपए छुट्टे नहीं है तो आप उसको चलिए भैया छोड़िए रहने दीजिए, लेकिन आप सोचिए वो 1-1 रुपए कहाँ एकत्र होते हैं। वही 1-1 रुपए
तो शुरू में क्या समझ में अगर एक साबुन ले रहे हैं तो साबुन मुझे 10 रुपए का मिले, 9 रुपए का साबुन मिलेगा या 10 रुपए का साबुन मिलेगा, उसमें 1 रुपए मेरे में आएंगे। लेकिन साबुन ज्यादा थोड़ा इकट्ठा कर करके वो सेट बना हुआ है और प्लान आ गए हैं, बहुत सारी प्लानिंग कर रही है हमारी कंपनी। तो अब तो बहुत कुछ है, अब तो हम लगातार सामान खरीदे, जब इकट्ठे हम 6 महीने के बाद 1500 पीबी खरीदे हैं तो 1500 का सामान इस तरह अगर मेरे घर में आता तो हमें और प्रोत्साहन मिलता है। बताइए कोई भी दुकानदार मुझे ऐसा कभी किया है कि मैं उसके घर से सामान लाई हूँ, उसकी दुकान से सामान लाई और मुझे वापस में कुछ समय बाद जो है पैसा भी कुछ पैसे वापस भी दिया हो। लेकिन भाई इसके लिए हमें लगातार 6 महीने तक काम करना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा। उसके बाद हमारी कंपनी रोजगार देने का काम कर रही है। अब रोजगार अगर आप इस पे अपनी टीम बनाते हो, ऐसे जैसे आप खा रहे हो वैसे बहुत सारे लोगों को आप खिला रहे हो, तो वो आपके का रोजगार हो गया, वहां पे से आपको रोजगार मिलने लगेगा। आप वहाँ रोजगार तो पहली बात तो आप लोग एक पुण्य का भी काम करोगे कि आप आम लोगों को रोजगार दोगे। तो हमारी कंपनी तो हमें बहुत कुछ दे रही है। यहाँ पर ना किसी योग्यता की जरूरत है, ना कोई जात की बाध्यता है, ना धर्म की, ना रंग की, ना रूप की, किसी चीज की बाध्यता नहीं। आपके पास कोई भी अगर आप विकलांग भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको बोलना आता हो, आप खरीद खा सकते हो, तो आप यहाँ पर आराम से खाओ। और कौन सा व्यक्ति है इसके पास कोई भी क्षमता नहीं है लेकिन वो भी खा रहा है, बोल हर व्यक्ति रहेगा। अगर गूंगा नहीं है तो वो हर व्यक्ति बोल रहा है। तो हम यहाँ पर हमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, ना किसी जात की, धर्म की, रंग की, रूप की। आप खूबसूरत नहीं हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप कैसे भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो हमारा ये जो बिजनेस है सिर्फ एक चीज की बात है कि आप भारत के नागरिक हो, क्योंकि अभी हमारी कंपनी संपूर्ण भारत में ही काम कर रही हो और भारत के नागरिक होने के साथ आप 18 साल के अगर आप ऐसे हो तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। और यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप बिगिनर से लेकर डायमंड तक किसी भी पिन को हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा जो RCM बिजनेस है ये लक्ष्य बनाकर काम करता है, बगैर लक्ष्य के काम नहीं करता है। तो अगर आप जो है यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर हमारे यहाँ बिगिनर से पिने स्टार्ट होती हैं, तो आप बिगिनर से डायमंड तक उन पिनों पर फोकस कर सकते हो और पिन के साथ ही आपका स्टेज बढ़ेगा, आपका ओहदा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका भविष्य तय होगा। मतलब पिन के साथ ही आप यहाँ पर भविष्य बना सकते हो। तो हमें इस कंपनी में काम करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें उसके फायदे को जानना चाहिए, हमें यहाँ क्यों आना है इसकी जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद में हमें RCM बिजनेस में काम करने के लिए सर्वप्रथम तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि यदि आप कामयाब होना चाहते हो कहीं भी, ये RCM का बिजनेस है, ये RCM कंपनी है, यहाँ पे भी आप अगर कामयाब होना चाहते हो तब भी आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, एक अपना गोल करना पड़ेगा, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। और किसी भी क्षेत्र में अगर आप एक विद्यार्थी हो तो वहां भी आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि हमें ये परीक्षा पास करके हमें इस सर्विस में जाना है। अगर आप एक गृहिणी हो तब भी आपका एक गोल होगा कि हमें अपने घर को एक सुचारू रूप से एक सफल गृहिणी की तरह चलाना है, कि हमारे घर में झंझावात ना हो, हमारे घर में जो हमारी आमदनी है आमदनी के हिसाब से हमारा घर गृहस्थी आसानी से, चादर हमारी जितनी चादर है उसके हिसाब से अपने आपको सेट करोगे। वहां भी आपका एक गोल होगा, ये होगा कि हमारा जो घर है वो कहीं डगमगाए ना कि हम पैसा कम पा रहे हैं, हमारी जो इनकम है कम है, हमारा सोच कम है और हम इतना खर्चा कर रहे हैं, वो भी एक लक्ष्य है कि हमें इतने ही दायरे में रहना चाहिए। उसके बाद और भी कोई भी हम खेती कर रहे हैं तो वहां भी हमारा लक्ष्य होता है कि अब हमें धान की रोपाई करना है, हमें अच्छी
पैदा करना है, हमें गेहूं की खेती करना है, मतलब कोई भी है, हर जगह आपका एक लक्ष्य है। एक बच्चा है, उसका भी एक लक्ष्य है, सुबह उठ के हमें विद्यालय जाना है। जैसे कि आप अगर कहीं भी आपको जाना होगा तो आप एक उसका लक्ष्य बनाओगे, हमें जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमें कलकत्ता जाना है, तो हम घर से निकलेंगे तो क्या हम मुंबई पश्चिम में उत्तर में थोड़े चलेंगे, पूरब में थोड़े चलेंगे, नहीं, हमें सर्वप्रथम अपने घर से पश्चिम की साइड को, मतलब अपने घर से हम कहीं निकले, लेकिन हमारा बॉम्बे पश्चिम साइड है, तो हमें बॉम्बे जाने के लिए पश्चिम में पहुंचकर वहां की ट्रेनों को देखना होगा कि बॉम्बे को कौन सी ट्रेन जा रही है, हम उसी ट्रेन पर बैठेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमें जाना बॉम्बे, हम पकड़ ले दिल्ली की ट्रेन। कभी आप ऐसा कर सकते हो? तो नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका लक्ष्य जो है गलत है। तो हमें यहाँ पर भी एक सही लक्ष्य, एक गोल, मतलब हमें फिक्स करना है और उस पर फोकस करना है। जैसे कि हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कागज लेते थे, और मतलब वो गोल में कितना ताकत होता है, इसको मैं बताना चाह रही हूँ कि बच्चे का जो चश्मे का शीशा था हम भी किए हैं कि उसको धूप की साइड रखते थे, पीछे एक पेपर रखते थे या कुछ तीली रख देते थे, और लगातार लगातार जब उस शीशे पर धूप पड़ती थी और पीछे कागज जल जाता था, नहीं, या तीली रख देते थे, वो अपने आप जल जाए, क्योंकि डायरेक्ट उस शीशे का जो फोकस था सूर्य की किरण से उस तीली पर था, और वो फोकस इतना अच्छा काम करता था कि एक दिन वो जल जाता था। तो हमें जो है अपना फोकस जो है एक जगह निर्धारित करना है। जैसे हम आपको एक छोटी सी कहानी बताने की कोशिश करेंगे कि एक बार एक शिकारी जो है वो निकला शंकर, मतलब जंगल में जब गया तो वो शिकार करने के लिए निकला, और उसने बहुत देर बाद एक खरगोश को देखा और उस पर निशाना साधा। अब वो निशाना साधा ही था, धीरे धीरे उस खरगोश को फोकस बना रहा किया था, तब तक उसको एक हिरण दिखाई पड़ गया। मतलब वो उसने खरगोश पे तो अपना निशाना साधा था, उस पर एकदम निशाना लगा के बैठा था, लेकिन तब तक उसको एक हिरण दिखाई पड़ गया। अब तुरंत उसका फोकस चेंज हो गया। उसने कहा खरगोश बहुत छोटा है, मेरी तेज भी बच जाएगी और मुझे यहाँ पर छोटा ही जानवर मिलेगा, तो अब मैं खरगोश पर को लक्ष्य करता। उसने उसको छोड़ दिया, खरगोश उधर से निकल गया। उसके बाद उसने हिरण पे निशाना साधना चालू किया। उसने जब हिरण पे निशाना साधा तो धीरे धीरे जब तक उसने उसको निशाना बनाया तब तक पीछे से उसे एक बारहसिंगा दिखाई, उसका फोकस फिर चेंज हो गया कि हिरण से भी ताकतवर बारहसिंगा है, वो उससे भी बड़ा है, हमें अपने बारहसिंगा पे निशाना रखना चाहिए। जब तक उसने उसको चेंज किया, हिरण भी निकल गया। उसके बाद बारहसिंगा को उसने अपना फोकस बनाया, अपना निशाना बनाया, लेकिन धीरे धीरे बारहसिंगा और भी तेज निकला, और वो जो है छलांगे मारते हुए निकल गया। लास्ट में शिकारी बैठा पे बैठा रह गया। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो उनका फोकस एक जगह नहीं होगा, उनका मन जो है चारों तरफ टहलता रहता है। अरे नहीं, मैं यहाँ पे आरसीएम से तो अच्छा वो है, वहां से अच्छा तो वो है। उसके बाद वो आरसीएम में भी नहीं काम कर पाएंगे, सेम इसी शिकारी की तरह, ना उनका फोकस खरगोश पे हो पाएगा, ना हिरण पे हो पाएगा और ना उस बारहसिंगा पे ही हो पाएगा, क्योंकि उनका जो मन है वो एकाग्र नहीं है। आप लोग जानते होंगे महाभारत में अर्जुन जब निशाना साध रहे थे तब उनके गुरु पूछ रहे थे, बेटा आपको क्या दिख रही है? तो दुर्योधन को और अन्य लोगों को और पांडवों को और कौरवों को पूरा मछली दिख रही थी, पूरा वहां का मंच दिख रहा था, लेकिन एक उसमें एक ऐसा व्यक्ति था, अर्जुन था, जिसे सिर्फ मछली की याद थी। ऐसे हमने रामायण में भी देखा कि जब गुरु वशिष्ठ बच्चों को आम पर निशाना लगाना सिखा रहे थे, तो वहां भी कुछ बच्चों को पूरा आम दिख रहा था, कुछ को पूरा पेड़ दिख रहा था, कुछ को आम। हाँ, वो मीटिंग चल रही थी ना।